नमस्कार साथियों, तुला राशि वालों के लिए गोचर में क्या क्या संयोग बन रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए गोचर के राशि के जो प्लैनेट्स हैं वो जब एक घर से दूसरे घर में जाएंगे तो आपके लिए क्या फल लाने वाले हैं और ये गोचर का फायदा मिलता कैसे है, गोचर में हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें जो भी तुला राशि वाले हैं मैं उनके लिए लाया हूँ। तुला राशि वालों के लिए मैं बतला दूं कि आपकी जो राशि है वो तुला है और आपके लग्न में यानी कि चंद्रमा आपका 7 नंबर का है। तो 7 नंबर का जब चंद्रमा होता है तो तुला राशि होती है और तुला राशि वालों का एक सबसे बड़ा स्वभाव होता है परिवर्तनशील होते हैं। आप बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं, आपको परिवर्तन पसंद है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले जो प्लेनेट हैं वो है बुध, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि वैसे भी मित्र हैं, तो अगर शुक्र और शनि की युति आपकी कुंडली में कहीं पर में है तो बहुत बड़ा प्रबल राजयोग है। यानी कि ये जो तीनों मैंने प्लेनेट बतलाए बुध, शुक्र और शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर में बहुत अच्छी पोजीशन में है तो बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। अब बात करते हैं गोचर में। कुंडली तो मुझे पता नहीं आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट कहीं पर में भी बैठे हो, लेकिन गोचर में क्या होने वाला है। गोचर होता क्या है, गोचर में ये होता है कि ब्रह्मांड में सभी राशियों के अंदर में प्लैनेट्स चलते रहते हैं, यानी कि अपनी गति से, जिसको हम साइंस में रोटेशन और रिवॉल्यूशन बोलते हैं, वो चलता रहता है। सभी चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते काटते वो हमेशा एक राशि में आते हैं और उस राशि में उनका नियत समय है कि हमें इतने ही दिन रहना है। तो उसमें चक्कर काटते काटते सूर्य देव 1 महीने के अंदर एक राशि में रहते हैं। तो सूर्य देव अभी आप जाएंगे 13 अप्रैल को जा चुके हैं मेष राशि में। मंगल देव 26 अप्रैल को चले जाएंगे मीन राशि में। शुक्र देव मेष राशि में जाएंगे 23 अप्रैल को। बृहस्पति देव 28 या 29 अप्रैल को चले जाएंगे वृषभ राशि में। यानी कि 4 महत्वपूर्ण गोचर। आपका जो लग्नेश शुक्र है, आपका लग्नेश शुक्र वो 23 अप्रैल को चले जाएंगे मेष राशि में, यानी कि अभी वो मीन में है और वो चले जाएंगे मेष राशि में। तो लग्नेश जब मेष राशि में जाएंगे तो सबसे बड़ा काम वो करेंगे कि वो अपने लग्न पर उनकी अपनी दृष्टि होगी, यानी कि शुक्र सप्तम दृष्टि लग्न पर देंगे और लग्नेश होकर के लग्न पर दृष्टि देना ये सर्व अरिष्ट शमन योग बनाता है। यानी कि आपके अंदर में जो नेगेटिविटी थी, लग्न पर जब लग्नेश की दृष्टि पड़ती है तो जो नेगेटिविटी होती है लाइफ की वो कम हो जाती है, वो दूर हो जाती है। यहाँ की मैं आप लोगों को यहाँ पे हमेशा इसका जो मैथमेटिक्स फील्ड है वो बतलाना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स क्या है, वैसे तो मैं आपको बतला दूं कि ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप भी समझ जाएं कि आखिरकार इसके पीछे का पर्दा क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। कि ज्योतिष में अगर हम कहते हैं कि ये ऐसा फल मिलता है या फिर ये ऐसे प्रेडिक्शन होती है, तो वो प्रेडिक्शन आखिर होती कैसे है। मित्रों, गोचर से हालांकि बहुत हद तक हम तह पर नहीं जा पाते, क्योंकि कुंडली भी बहुत तेजी से काम करती है। कुंडली के अंदर के जो प्लैनेट्स होते हैं और जब गोचर, ये दोनों जब मिल जाता है तो 100% सही रिजल्ट आता है। अब मान लिया केवल आप गोचर पे देखेंगे तो हो सकता है कि 100% रिजल्ट नहीं हो, तो इसके लिए आप ज्योतिष के को ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष में ये गलत प्रेडिक्शन हो गई। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होती है यदि लग्न कुंडली सामने हो। तो आप अपनी कुंडली के अंदर देखें, मैं जो बतलाऊंगा अगर आप लोगों ने अपनी कुंडली बना रखी होगी या कंप्यूटर से निकाल रखी होगी, आप अपनी कुंडली के अंदर देख लें कि शुक्र शनि और बुध की स्थिति जरूर देखें कि शुक्र शनि और बुध अगर अच्छे पोजीशन में है, अच्छे ग्रहों के साथ हैं, उनका बल देखें 10 से 20 अंश पर है, तो आपको निश्चित रूप से संघर्ष काफी कम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि सूर्य आपका एकादश का मालिक। एकादश होता है लाभ भाव, यानी कि पैसा जहां से हमें आता है। हर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है जीवन चलाने के लिए, और कुंडली के अंदर में जो एकादश भाव होता है यानी कि 11th हाउस, वो आने वाला पैसा होता है। तो आने वाले पैसे का मालिक आपका सूर्य है। अब समझ सकते हैं कि सूर्य देव अभी गोचर में, अभी ग्रहण में थे। सूर्य देव अभी ग्रहण में थे, अभी ग्रहण लगा भी था, हालांकि भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं था। तो सूर्य देव जब राहु के साथ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। ग्रहण जब लग जाता है किसी भी प्लेनेट को जब ग्रहण लगेगा तो सीधी सी बात है कि उसकी जो अपनी जो शुभ फल देने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो सूर्य अभी गोचर में 6ठे भाव में थे, मीन राशि में थे, राहु के साथ थे। अब 13 अप्रैल को वो सप्तम भाव में आ गए हैं, यानी कि एकादशेष सप्तमस्त, 11th हाउस का लॉर्ड आ गया आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता क्या है, और सप्तम भाव में आकर के उच्च हो जाना,
यानी कि बिजनेस से बहुत तेजी से फायदा होना, यानी कि आपके जो भी बिजनेस में काम रुके हुए थे वो तेजी से फायदा होगा, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो नौकरी का भी, बिजनेस का होता है। नौकरी से ज्यादा क्या होता है, बिजनेस। आप जो भी कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, साझेदारी का बिजनेस करते हैं, और सप्तम भाव दाम्पत्य का भी होता है, मैरिज लाइफ का भी होता है, तो उसमें स्थिति अच्छी आएगी, सुधरेगी, क्योंकि एकादशेश उच्च होकर के सप्तम भाव में आपके बैठ गए हैं। शनिदेव आपके सबसे ज्यादा कुंडली के अंदर में होता है ना कि किसी किसी कुंडली में कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला हो, तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, 10 नंबर के हैं, 11 नंबर के हैं, या फिर कम से कम मित्र के घर के हैं, या फिर अच्छे नक्षत्र में हैं, तो भी हर हाल में आपको शनिदेव हमेशा शुभ फल देंगे। शनि आपका प्रबल राजयोग कारक है, क्योंकि वो केंद्रेश भी है और त्रिकोणेश भी है। अब बात करते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि। मित्रों, शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये ऐसा एक नॉर्मल नियम है कि शनि देव की वैसे भी दृष्टि आपने पौराणिक कथाओं में भी पढ़ी होगी कि शनि देव की जो दृष्टि होती है वो खराब होती है। खास करके तीसरी होती है, 7वीं होती है और 10वीं होती है। तो तीसरी दृष्टि वैसे भी काफी नजदीकी दृष्टि होती है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि काफी नजदीकी हो और वो घर उनका शत्रु का घर हो तो ज्यादा दिक्कत आती है। तो सोच लीजिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, उसमें अब सूर्य भी रहेंगे और वो सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। हालांकि सूर्य उच्च है, उनको बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैरिज लाइफ के लिए, दाम्पत्य के लिए तीसरी दृष्टि शनि का होना, ये आपके पहले से ही चला आ रहा है। कोई ऐसी बात, शनिदेव तो पहले से पंचम भाव में है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। इसके लिए आपको मंगल का मैं उपाय बतलाऊंगा कि मंगल के लिए आपको हमेशा हर हाल में कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा, हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में है, जो कि मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा जो है वो आपका रिजल्ट का मालिक है, और चंद्रमा के साथ होता क्या है आपको पता है कि हर 2.25 दिन में वो एक राशि बदल लेते हैं। तो चंद्रमा जब 2.25 दिन पर ही राशि बदलते हैं तो बड़ी तेजी से ना रिजल्ट चेंजिंग होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो तुला राशि वालों के लिए बड़ी दिक्कत रहती है। तो चंद्रमा अगर आपका कमजोर है, वीक है, तो भी दिक्कत करता है। मान लिया किसी का अमावस्या का है, अमावस्या के आसपास का है, तो भी चंद्रमा अगर प्रॉब्लम में है खुद, तो आपके रिजल्ट में भी वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। हाँ, बात अलग है कि चंद्रमा के साथ बहुत सारे योग होते हैं, अगर वो योग आपके साथ है तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपका ऑलरेडी कमजोर है तो इसके लिए आपको भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का जो भी नेगेटिव योग का उपाय जो होता है वो भोलेनाथ के हाथ में है। भोलेनाथ की पूजा कर लेने से सभी कुछ खत्म हो जाता है। पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि हम पंडित जी रख के बड़ा पूजा करवा ले। आप रोजाना भी थोड़ा बहुत जो भी पूजा करते हैं, 1 दिन करेंगे, 30 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, उसका फल आपको मिलता चला जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे आपको हनुमान जी की और भोलेनाथ की पूजा करनी है। मंगल की बात करें तो मंगल आपका प्रबल मार्केश है। प्रबल मार्केश, एक होता है मार्केश, एक होता है प्रबल मार्केश, क्योंकि वो 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों का लॉर्ड है, और 2nd हाउस में मार्केश होता है, 7th हाउस भी मार्केश होता है। मार्केश का मतलब होता है कि उसकी दशा में आपके साथ किसी न किसी प्रकार की प्रतिकूल घटना हो सकती है, होगी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली मजबूत है कैसी है। तो वैसे भी लेकिन मंगल आपके लिए प्रतिकूल फल देने वाले हैं। प्रबल मार्केश होकर के अभी वो किसके साथ हैं, अपने ही शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन मंगल देव आपके 26 अप्रैल को चले जाएंगे अपने मित्र के घर में, मित्र के घर में यानी कि बृहस्पति के घर में चले जाएंगे। और उसके बाद ये जो आपका जो पुराना जो पीछे चल रहा था लगभग 1 महीने से, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी घटना हुई होगी जिससे आपको लगा होगा कि कुछ मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, तो वो उन चीजों से आपको निजात मिलेगी। और साथ ही साथ आपको करना क्या है कि मंगल देव की पूजा करनी है, ताकि आपका जो मैरिज लाइफ है वो बढ़िया से चलता रहे, और उसके करने से आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। शुक्र देव अभी आपके 23 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे, और मेष राशि में शुक्र जब जाएंगे लग्न पर दृष्टि देंगे, आपके लिए सर्व अरिष्ट शमन योग बनाएंगे, और इससे आपको काफी फायदा होगा। आपको करना क्या है, भोलेनाथ की हमेशा आपको पूजा करते रहनी है, हमेशा के लिए आप अपने आराध्य बना लें भोलेनाथ को। और अभी वर्तमान में हनुमान जी की विशेष पूजा करें, क्योंकि आपका जो 2nd हाउस और 7th हाउस जो मार्केश का जो मालिक मंगल है
वो अंगारक दोष में आ गया है। मंगल और राहु की युति बन गई है छठे भाव में, तो ये काफी एक्सट्रीम नेगेटिव योग में इसको बोलूंगा, क्योंकि मार्केस होकर के छठे भाव में मंगल का आ जाना, वैसे भी छठे भाव में जब मंगल आता है तो आकस्मिक घटनाओं को अंजाम देता है। आकस्मिक में ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गया, किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, तो ये सारी, ऊपर से वो मार्केस है, मार्केस होकर के वो मंगल राहु की युति बना लिया है। अगर किसी भाई की कुंडली में अगर अभी मंगल की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर चल रहा है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर निश्चित पड़ेगा। इसके लिए आपको हनुमान जी की चालीसा और सुंदर कांड पाठ आप निश्चित रूप से करते रहें, भोलेनाथ की पूजा करते रहें, और इस तरीके से तुला राशि में जो भी आपका जो शुभ फल है उसको भरपूर लेने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।